देखें जी, देयर इज अ क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी, एग्जामिनर ने हमें यहाँ पे एक बात तो ये बताई है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी वो बात कर रहा है। अगर सिर्फ इतनी सी बात हो तो क्यों ना हम ये चेक कर लें कि जो हमारे पास नीचे तीन ऑप्शंस हैं इनमें से एक कौन सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो जीपी होगी, हम उसे आराम सुकून से जो है ना वो टिक कर देंगे। ऐसे भी तो हो सकता है कि नीचे जो तीन ऑप्शंस दी हुई हैं इन तीनों में से एक ऐसी जीपी हो, एक जो है वो जीपी और बाकी जो है ना वो जीपी ना हो, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना। देखिए, हमने करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। ऐसे हो सकता है कि हमें पूरा सोल्यूशन करके नहीं देना, हमने एग्जामिनर को सॉल्व करके नहीं बताना कि देखो ये आंसर ऐसे निकला है, हमने सिर्फ उसको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहां से आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जनाब ये जो इसने कहा है कि जीपी है, तो हम देखते हैं कि कौन सी जीपी ऐसी है जो कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें जीपी है। हो सकता है ये भी जीपी ना हो, ये भी जीपी ना हो, तो ये सिर्फ जीपी हो। ठीक है, अगर ऑप्शंस के अंदर नन ऑफ दीज आ गए ना तो फिर हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि ये जीपी तो हो लेकिन ये वो चीज ना हो जो हमें चाहिए, ये वो वाली जीपी ना हो। तो कम से कम जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना होता है, हमने आंसर सॉल्व करके नहीं देना, एग्जामिनर ने हमारा सोल्यूशन चेक नहीं करना, एग्जामिनर ने करेक्ट आंसर देखना और आगे निकल जाना। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो आपने जेहन में रखनी है। तो जनाब एक जीपी हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 2, इसका मतलब ये है कि एक जीपी है, उसकी जो फर्स्ट टर्म है और उसकी जो सेकंड टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो बड़ी है और सेकंड टर्म छोटी है। ये बड़ी है, ये छोटी है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से दो बड़ी है, दो गुना बड़ी नहीं कह रहा, दो बड़ी है। तो यानी कि ये वाली टर्म बड़ी है, ये छोटी है। अगर मैं कहूं कि ये दोनों बराबर हैं तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छोटी है। तो जो छोटी है अगर उसको बड़ा कर दिया जाए तो क्या वो उसके बराबर हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। तो अगर हम इस बात को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस 2। सही है, दिस इज एन इक्वेशन जो कि हमें यहां से मिल गई है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एंड द सम टू इंफिनिटी इज 50। इस क्वेश्चन में एक और बड़ी मजे की बात बताई है। अभी हम फर्ज करें कि ये इक्वेशन नहीं बनाते, हम सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो हमें एक चीज तो पता चली कि जो रिक्वायर्ड सीरीज है वो एक जीपी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसमें पहली टर्म दूसरी टर्म से दो बड़ी है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि उसका सम टू इंफिनिटी जो है वो 50 है। ठीक है जी, यानी कि इस सीक्वेंस का सम टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 50। दिस इज द सेकंड थिंग जो कि हमें इस क्वेश्चन में उसने बताई। चले मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। लेट्स सी, ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं जनाब। सबसे पहले अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहली टर्म है जी 10, सेकंड टर्म है 10/3। ये जो इस तरह से आपको डिवीजन के साइन के साथ दिया होता है ना, यानी कि आपको जो फ्रैक्शन दी होती है, इसको नॉर्मली कोशिश क्या करें कन्वर्ट करने की डेसिमल्स में, फिर आपके लिए काफी आसानी हो जाती है। तो जनाब 10/3 आपने निकाला तो कितना बना? ये बना जी 3.3। ठीक हो गया जी। अब हम ऐसे करते हैं कि थर्ड टर्म 10/9 करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है? 1.111। तो क्या ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि एक जीपी है? हमें कैसे पता चलेगा? कि हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, 3.33 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी? 0.333। अच्छा, क्या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करने से भी यही आंसर आता है जी? तो 1.11 डिवाइडेड बाय 3.333, तो ये भी हमारे पास 0.333 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है दिस इज ए जीपी। दूसरी चीज, क्या इसकी सेकंड टर्म
पहली टर्म से, यानी कि जो इसकी पहली टर्म है ये सेकंड से है, 2 बड़ी है? नहीं, पहली है 10, दूसरी है 3.3, इन दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो है जी 6.67 का। तो जनाब उसने तो कहा है कि जो मेरी रिक्वायर्ड जीपी है उसके अंदर जो सेकंड टर्म है वो जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड से 2 बड़ी है। तो जनाब ये वाला तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। दिस इज ए जीपी, यस, हो सकता है इसका सम टू इन्फिनिटी भी 50 हो, लेकिन ये हमारी ये वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, दूसरे सीक्वेंस की तरफ चलते हैं, उसको चेक करते हैं। दूसरा सीक्वेंस क्या है जी? 10 है और 8 है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म दूसरी टर्म से 2 बड़ी है, हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। चेक ये करना है कि क्या ये एक जीपी भी है या नहीं है। इसको कैसे चेक करेंगे? 10 है, 8 है और तीसरी टर्म क्या है जी? 5/2। 5/2 क्या होती है? 2.5। यानी कि क्या 8/10 और 2.5/8 एक दूसरे के इक्वल होते हैं? ये आता है 0.8 और 2.5/8 जब आप करते हैं तो क्या आंसर आता है जी? 2.5 डिवाइडेड बाय 8, ये तो 0.3125 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये जीपी नहीं है। क्योंकि अगर जीपी होता तो फर्स्ट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का आंसर इक्वल आता फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म से। तो जनाब ये वाला भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब हम लोग तीसरी इक्वेशन के ऊपर पहुंच गए हैं। पहली बात, क्या सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से 2 छोटी है? जी बिल्कुल छोटी है। अगली बात देखते हैं क्या ये एक जीपी है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि जनाब 10 है, फिर 8 है और फिर 32/5। अगर हम 32 डिवाइडेड बाय 5 करें तो डेसिमल में ही आता है 6.4। अच्छा, इसका मतलब है कि 8/10 शुड बी इक्वल टू 6.4/8। 8/10 कितना होता है जी? 0.8 और 6.4/8 भी 0.8 होता है। ये दोनों बराबर आ गए ना? इसका मतलब है कि ये एक जीपी भी है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसने सेकंड रूल भी पूरा कर दिया। अच्छा, अब हमारा तीसरा रूल ये है कि सम टू इन्फिनिटी उसका 50 होना चाहिए। देखिए पहली दो जो इक्वेशंस थी वो तो एक एक कंडीशन को फुलफिल करके दूसरी कंडीशन पे पहुंचते ही वो फारग हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी कि ये जो आखिरी सीक्वेंस हमारे पास रह गया है क्या ये उस कंडीशन को फुलफिल करता है जी? अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है जी? 10 है। कॉमन रेशो में कैसे पता चलेगी? ये बतेगी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि 8/10 यानी कि 0.8। तो सम टू इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है जी? 10 है, 1 माइनस 0.8 यानी कि 10/0.2 यानी कि 50। तो क्या ये जो सीक्वेंस है ये थर्ड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है कि सम टू इन्फिनिटी जो है 50 के इक्वल है। सो दिस वाज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ फाइंडिंग द आंसर कि हम लोग ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। हमने देखा कि जितनी ऑप्शंस हैं उन सब ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करती है। लेकिन अगर फर्ज करें कि हम ऑप्शन एनालिसिस के थ्रू इसको सॉल्व नहीं करना चाहते, हमें पता तो चल गया है कि हमारा जो पहला सीक्वेंस है सीक्वेंस नंबर 1 ऑप्शन ए, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी है, इसमें सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से 2 छोटी भी है और इनका सम टू इन्फिनिटी फाइंड करें तो वो 50 के इक्वल आता है। तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लेकिन हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट टर्म, पहली बात उसने ये की कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान में ये रिलेशनशिप है कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस 2 और सम टू इन्फिनिटी है 50। तो हम लोग अगर इन दो इक्वेशंस को ध्यान में रखें तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? देखें हमें पता है कि कॉमन रेशो जो होती है दैट इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अच्छा, सेकंड टर्म किसके इक्वल है? सेकंड टर्म इक्वल है फर्स्ट टर्म, या हम ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि जी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो है वो हम लिख देते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो है उसकी जगह पे फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं सेकंड टर्म प्लस 2। ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैं इससे पहले करने जा रहा था, लेकिन ये आपको ज्यादा सामने सामने नजर आ रहा है। ठीक है जी।
तो हमारे पास हो गया सेकंड टर्म कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म प्लस 2। अच्छा जी, सम टू इन्फिनिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सम टू इन्फिनिटी होता है जी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस व्हाट इज आर? आर है जी सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म प्लस 2। अच्छा, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके बारे में हमें पता है कि फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होती है? सेकंड टर्म प्लस 2 के इक्वल होती है। तो मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ? सेकंड टर्म प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म प्लस 2, राइट। इसके बारे में उसने कहा है कि ये किसके इक्वल है? ये है 50 के इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं। अगर मैं सेकंड टर्म की जगह पे x लिखूं तो क्या बनेगा जी? x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 50, राइट। ये इक्वेशन बन रही, इसको आप कैलकुलेटर पे पुट करें और x फाइंड आउट कर लें। तो जरा देखें जनाब, कैलकुलेटर को मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश, कंट्रोल 3 इक्वल टू AC। मैंने जो टाइप करना है वो फ्रैक्शन में है और ऊपर है जी x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक और फ्रैक्शन, उसके अंदर अल्फा x डिवाइडेड बाय अल्फा x प्लस 2, राइट एरो, दूसरी दफा राइट एरो, अल्फा इक्वल टू 50। आपने पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे पोस्ट कर दी है। देन यू हैव टू प्रेस शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, तो उसने x बताया जी, x का आंसर अगर 8 रख दिया जाए तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है जी, तो x क्या है जी इस वक्त आपके पास? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a2 यानी कि 8। तो x आपके पास 8 आ गया। अब हमें r चाहिए, तो r के बारे में फॉर्मूला आपके सामने है कि r किसके इक्वल होता है? a2 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 2, a2 डिवाइडेड बाय a2 प्लस 2। a2 अभी हमें पता चला है 8, 8 डिवाइडेड बाय 8 जमा 2 यानी कि 8/10, यानी कि r हमारे पास कितना हो गया जी? 0.8 के इक्वल। तो हमें सेकंड टर्म भी पता चल गई है, हमें r भी पता चल गया है। अब हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म के बारे में हमें पता है कि ये सेकंड टर्म प्लस 2 के इक्वल है। तो सेकंड टर्म प्लस 2, सेकंड टर्म कितनी निकली है? 8 निकली है। 8 प्लस 2 10, तो फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, राइट। अच्छा जी, तो हमें जो सीक्वेंस चाहिए था उसमें थी फर्स्ट टर्म जो है वो 10 के इक्वल है, सेकंड टर्म 8 के इक्वल है, थर्ड टर्म क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है? जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1। तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 10 है, r कितना है? 0.8 है, और पावर इसकी कितनी चाहिए थर्ड टर्म के लिए? 2। तो जनाब जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.4। 6.4। सो दिस इज योर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हमने इसको कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म की फॉर्म में लिखते और हर चीज फिर फर्स्ट टर्म की फॉर्म में लिख देते, एक ही बात है, उससे कोई मसला नहीं। तो जनाब ये मैंने आपको बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि कभी कभार ऐसे होता है कि क्वेश्चन को राइट अवे सॉल्व करने की बजाय उस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन एनालिसिस कर लिया जाए ताकि आपको हो सकता है कि करेक्ट आंसर वैसे ही पता चल जाए।